व्हाट इफ आई टेल यू कि पिछले कई सालों से आप ऑप्शंस ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो। आप में से बहुत से लोगों ने कार इंश्योरेंस लिया होगा। मान लीजिए आप हर साल 15,000 प्रीमियम देते हैं, पूरा साल निकल गया, ना एक्सीडेंट हुआ, ना कार की चोरी हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपका रुपया भी वापस नहीं दिया, फिर आप अगले साल भी पॉलिसी रिन्यू कराते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस का पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं है, उसका पर्पस था बड़े लॉसेस को प्रोटेक्ट करना। आपने 15,000 देकर ये राइट खरीदा कि अगर पॉलिसी पीरियड के अंदर कुछ गलत होता है तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल लॉस को बियर करेगी। ऑप्शंस की बात करें तो उसमें पुट ऑप्शन भी ब्रॉडली इसी लॉजिक पर काम करता है। आप एक प्रीमियम पे करते हो, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गिरता है तो पुट ऑप्शन प्रोटेक्शन दे सकता है। इसीलिए पुट ऑप्शन को पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस भी कहा जाता है। लेकिन इंश्योरेंस और पुट ऑप्शन एग्जैक्टली सेम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंश्योरेंस रियल वर्ल्ड डैमेज को कवर करता है और पुट ऑप्शन मार्केट प्राइस के फॉल से प्रोटेक्शन देता है। एनालॉजी सेम है, छोटा प्रीमियम पे करो और बड़े पॉसिबल लॉस से प्रोटेक्शन लो। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंश्योरेंस में प्रीमियम एक्सपायर हो जाए तो आप खुश होते हो, आप कहते हो अच्छा हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम एक्सपायर हो जाए तो ट्रेडर कहता है कि पैसा डूब गया, अगले ट्रेड में डबल लगाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक लॉजिक सिमिलर है लेकिन बिहेवियर बिल्कुल अलग। इंश्योरेंस में हम प्रीमियम को प्रोटेक्शन की कॉस्ट समझते हैं, ऑप्शंस में लोग प्रीमियम को लॉटरी टिकट समझने लगते हैं और कई बार उस लॉटरी टिकट पर अपने महीनों की सैलरी लगा देते हैं। तो आज हम ऑप्शन बायर की साइड से नहीं देखेंगे, आज मैं आपको काउंटर के दूसरी तरफ ले चलता हूं, सेलर की तरफ, उस तरफ जो प्रीमियम पे नहीं करता, प्रीमियम कलेक्ट करता है। क्योंकि जिस दिन आप समझ गए कि ऑप्शन सेलर कैसे सोचता है, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन बायर एक्चुअली खरीद क्या रहा है और उसके अगेंस्ट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। अब चार्ट्स और कैंडल्स को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और चलते हैं ग्रीस, लगभग 600 बीसी के टाइम पे। उस समय एक फिलोसोफर हुआ करता था जिसका नाम था थेल्स। लोग उससे कहते थे फिलोसफी से पैसा नहीं बनता, लेकिन थेल्स सिर्फ फिलोसोफर नहीं था, वो नेचर, वेदर और सीजन्स को बहुत ही क्लोजली स्टडी करता था। अपनी स्टडी के बेसिस पर उसने प्रिडिक्ट किया कि अगला ऑलिव हार्वेस्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब नॉर्मली कोई क्या करता, ऑलिव्स खरीदता, जमीन खरीदता या ऑलिव फार्मिंग शुरू करता, लेकिन थेल्स ने इनमें से कुछ नहीं किया। वो ऑफ सीजन में ऑलिव प्रेसेस ओनर्स के पास गया। ऑलिव प्रेस एक मशीन होती है जिससे ऑलिव्स को प्रेस करके ऑलिव ऑयल निकाला जाता है। ऑफ सीजन में ये मशीन्स खाली पड़ी रहती थी, इसलिए थेल्स ने एक छोटा सा डिपॉजिट दिया और हार्वेस्ट के टाइम लगभग सारे ऑलिव प्रेसेस एडवांस में बुक कर दिए। ध्यान दीजिए, उसने मशीन्स नहीं खरीदी, उसने सिर्फ एक फिक्स पीरियड के लिए उन मशीन्स को यूज करने का राइट रिजर्व किया। प्रेस ओनर्स को लगा कि मशीन्स तो वैसे भी खाली हैं, इस फिलोसोफर से थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो ले लेते हैं। फिर हार्वेस्ट का सीजन आया, थेल्स की प्रेडिक्शन सही निकली, ऑलिव हार्वेस्ट बहुत बड़ा हुआ। अब हर फार्मर को ऑलिव से ऑयल निकालने के लिए प्रेस तो चाहिए थी, लेकिन ज्यादातर प्रेसेस पहले ही थेल्स के कंट्रोल में थी। डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई लिमिटेड। थेल्स ने उन प्रेसेस को फार्मर्स को हायर प्राइस पर रेंट पर देना शुरू कर दिया। फार्मर्स के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उन्होंने थेल्स के रेट एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। अब सवाल है कि थेल्स ने एक्चुअली खरीदा क्या था? ऑलिव्स नहीं, ऑलिव प्रेसेस वो भी नहीं। उसने खरीदा था उन प्रेसेस को एक फिक्स प्राइस पर, एक फिक्स टाइम के अंदर यूज करने का राइट। और मान लीजिए हार्वेस्ट अच्छा नहीं होता तो थेल्स प्रेसेस यूज करने के लिए मजबूर नहीं था, वो डील छोड़ सकता था। उसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ वही छोटा डिपॉजिट होता जो उसने बुकिंग के टाइम पर दिया था। और यही है ऑप्शंस का बेसिक आइडिया, आप एक राइट खरीदते हो, ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब आपको एक हक मिलता है कि आप किसी चीज को एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स टाइम के अंदर खरीद या बेच सकते हो, लेकिन आपको वो ट्रांजैक्शन करना ही पड़े, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्शन। और जिस चीज पर ऑप्शन बेस्ड होता है उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। थेल्स के केस में अंडरलाइंग एसेट ऑलिव प्रेस था। स्टॉक मार्केट में अंडरलाइंग एसेट कोई स्टॉक, इंडेक्स, गोल्ड, करेंसी या कमोडिटी हो सकती है। एक ऑप्शन की वैल्यू अपने अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से आती है, यानी वो एसेट से डिराइव होती है। इसी वजह से ऑप्शंस को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। स्टॉक मार्केट ने इस पुराने कॉन्सेप्ट को इन्वेंट नहीं किया, उसने बस इसे फॉर्मल रूल्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडिंग स्क्रीन्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कर दिया। लेकिन हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 साइड्स होती हैं, एक साइड राइट खरीदती है और दूसरी साइड राइट प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस को एक्सरसाइज टाइमिंग के बेसिस पर 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शंस। दोनों में ही बायर को एक राइट मिलता है, बट डिफरेंस ये है कि बायर अपना राइट कब यूज कर सकता है। यूरोपियन ऑप्शंस को सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ऑप्शन की एक्सपायरी 30 जुलाई है, आप उस ऑप्शन से मिलने वाले राइट को 25 जुलाई या 29 जुलाई को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ 30 जुलाई को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपायरी तक फंस गए हो। आप यूरोपियन ऑप्शंस को एक्सपायरी से पहले मार्केट में सेल करके अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। बस उस ऑप्शन के राइट का ऑफिशियली एक्सरसाइज सिर्फ एक्सपायरी के दिन किया जा सकता है।
अमेरिकन ऑप्शंस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, एक्सपायरी से कुछ दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपायरी 30 जुलाई की है तो बायर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग 20 जुलाई या 30 जुलाई को अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल डिफरेंस याद रखिए कि यूरोपियन ऑप्शंस का राइट सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज होगा, पर अमेरिकन ऑप्शंस का राइट एक्सपायरी तक किसी भी दिन एक्सरसाइज हो सकता है। इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल के होते हैं, इसलिए ये ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज या सेटल होते हैं। अब आपने किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एंड में सीई या पीई जरूर देखा होगा। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 25,000 सीई या फिर निफ्टी 25,000 पीई। यहाँ सीई का मतलब है कॉल यूरोपियन और पीई का मतलब है पुट यूरोपियन। यूरोपियन से हमें पता चलता है कि ऑप्शन को एक्सरसाइज कब किया जा सकता है, और कॉल और पुट से हमें यह पता चलता है कि बायर ने एग्जैक्टली कौन सा राइट खरीदा है। तो देखो, किसी भी ट्रेड में दो पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर। ठीक उसी तरीके से ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन यानी राइट टू बाय बट नॉट अ कंपल्शन, अंडरलाइंग एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने का राइट ऑन अ फिक्स्ड डेट। पुट ऑप्शन यानी कि राइट टू सेल नॉट अ कंपल्शन, अंडरलाइंग एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का राइट ऑन अ फिक्स्ड डेट। इस फिक्स्ड प्राइस को ऑप्शंस में हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, और ये जो फिक्स डेट है इसको एक्सपायरी डेट बोला जाता है। नाउ ये जो राइट्स को खरीदने की कॉस्ट है इसको ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है। ये तीनों एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर दिस रियल सिनेरियो। मान लीजिए एक स्टॉक का करंट प्राइस 1000 रुपए। आपको लगता है कि अगले महीने इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग आएंगे। नाउ अगर आप ये स्टॉक आज खरीदते हो तो 200 शेयर्स का खर्चा होता है 2 लाख रुपए, यानी कि इतना सारा पैसा और रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। पर अगर आप आज उसकी जगह एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो, स्ट्राइक 1020, 1 मंथ एक्सपायरी, जिसका प्रीमियम है 20 रुपीज पर शेयर और लॉट साइज है 200, तो आपका टोटल प्रीमियम आपकी जेब से जाएगा 4000 रुपए का। नाउ स्टॉक अगर ऊपर गया 1100 तक, तो 1020 पे खरीदने का हक अब कम से कम 80 रुपीज पर शेयर का है। 20 रुपीज का प्रीमियम बन गया 80 रुपीज, आपके पैसे पे 300% रिटर्न्स, जबकि स्टॉक सिर्फ 10% चला। आप इस नंबर को याद रखिए। अब क्या होता अगर आपका स्टॉक एक्सपायरी तक 1000 पे ही रहता? आपका जो राइट है यानी कि ऑप्शन प्रीमियम ये 0 हो जाता, तो आपके 4000 रुपए गए, 100% लॉस। ये उस स्टॉक में जिसमें 0 मूवमेंट हुई। नाउ द पुट ऑप्शन, और यहीं पे ही वो इंश्योरेंस वाली एनालॉजी वापस आती है जो हमने पहले डिस्कस की थी। अब आपके पास वो 200 शेयर्स की होल्डिंग पहले से ही है और आपको डर है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने वाले, तो आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हो जो कि इंश्योरेंस है आपके पोर्टफोलियो का। नाउ जो स्ट्राइक आप लेते हो वो है 950 और आप इसके लिए 15 रुपए का प्रीमियम पे करते हो, तो 200 शेयर्स पे आपने 3000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया। अब स्टॉक अगर 800 रुपए तक क्रैश भी हो जाता है तो भी आपके पास एक राइट है उसको 950 पे बेचने का। तो यानी कि ये एक पोर्टफोलियो में एयर बैग का काम करता है। जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बनाए ही इस पर्पस के लिए गए हैं, प्रोटेक्शन या हेजिंग। लेकिन अगर किसी के पास होल्डिंग नहीं है और वो फिर भी पुट ऑप्शन लेता है, तो उसका बेट ये है कि सीधा वो स्टॉक क्रैश होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट सेम है लेकिन दोनों के इंटेंट में फर्क है। एक पर्सन इसको हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा स्पेकुलेशन के लिए, लेकिन दोनों के लिए एसटीटी और चार्जेस सेम है। नाउ ये तो थे ऑप्शन बायर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे थे, कॉल में बाय करने का राइट और पुट में सेल करने का राइट। बट इन बायर्स के लिए कोई तो सेलर होगा ना जो इनके ऑपोजिट इनको ऑप्शन सेल कर रहा है। तो यस, जो ऑप्शंस आप खरीदते हो वो आपको किसी ने तो बेचा है ना। ऑप्शन बायर जो प्रीमियम पे करता है वो प्रीमियम सेलर के पास जाता है और वो उसकी इनकम का पार्ट होता है। अब तक हम ऑप्शन बायर की बात कर रहे थे कि कॉल बायर जो है उसको एक अंडरलाइंग एसेट खरीदने का राइट मिलता है और पुट बायर को अंडरलाइंग एसेट बेचने का राइट मिलता है। लेकिन ये राइट बायर को देता कौन है? वो है ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शंस आप खरीदते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी साइड किसी ने वही ऑप्शन सेल किया होता है। बायर प्रीमियम पे करता है और सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। बायर का मैक्सिमम लॉस जनरली उसका पेड प्रीमियम होता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए बायर को सिर्फ डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट करना इनफ नहीं होता। मार्केट को सही डायरेक्शन में काफी डिस्टेंस तक और एक्सपायरी से पहले मूव करना पड़ता है। नाउ जो ऑप्शन सेलर है उसका गेम अलग है। सेलर को प्रीमियम ट्रेड के शुरू में ही मिल जाता है, उसके बाद टाइम उसके फेवर में काम करता है। मान लीजिए सेलर ने एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, ना उसको 3 सिचुएशंस में प्रॉफिट हो सकता है। अगर स्टॉक नीचे चला जाए, साइडवेज रहे या ऊपर भी चला जाए लेकिन स्ट्राइक और ब्रेक इवन से बहुत आगे ना जाए, तो सेलर प्रीमियम का पूरा या कुछ हिस्सा रख सकता है। जो ऑप्शन सेलर है ना, उसको स्टॉक का एग्जैक्ट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना जरूरी नहीं है। उसे मेनली यही चाहिए कि मार्केट बायर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत तेज और बहुत ज्यादा मूव ना करे। लेकिन सेलर हर सिचुएशन में भी नहीं जीतता। अगर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अग्रेसिवली मूव कर गया तो सेलर का लॉस कलेक्टेड प्रीमियम से काफी बड़ा हो सकता है। मतलब जो बायर है वो एक छोटा फिक्स्ड अमाउंट रिस्क करके बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करता है, और जो सेलर है वो एक छोटा प्रीमियम कलेक्ट करके
बड़ी मूवमेंट का रिस्क एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन सेलर्स ब्रॉडली इंश्योरेंस कंपनी की तरह बिहेव करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है और बदले में आपका रिस्क कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और उसी तरह ऑप्शन सेलर भी प्रीमियम कलेक्ट करता है और बदले में कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करता है। लेकिन सेलर कैसे प्रॉफिट बनाता है, उसका रिस्क कितना बड़ा हो सकता है और उसके फेवर में प्रोबेबिलिटी क्यों दिखाई देती है, ये समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब हमें ये तो पता है कि कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जाने पर बेनिफिट देता है और पुट ऑप्शन मार्केट नीचे जाने पर, लेकिन ऑप्शन चेन खोलते ही आपको 3 टर्म्स और दिखेंगी, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। इन तीनों को कलेक्टिवली मनीनेस कहा जाता है। आई नो नाम टेक्निकल लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मनीनेस बस ये कंपेयर करता है कि ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग एसेट के मार्केट प्राइस से कितना ऊपर या नीचे है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर ऑप्शन को इसी वक्त एक्सरसाइज किया जाए तो उसके अंदर कोई रियल वैल्यू है या नहीं। इस रियल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक अभी मार्केट में 100 रुपए पर ट्रेड करना है इन द मनी, आईटीएम। इसका मतलब है अगर आपके पास 90 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन होता है तो आप 100 का स्टॉक 90 में खरीद सकते हैं। मतलब आपको मार्केट प्राइस से 10 रुपए सस्ता खरीदने का एक राइट मिल गया है। इसीलिए ये कॉल ऑप्शन इन द मनी यानी आईटीएम है। कॉल ऑप्शन आईटीएम तब होता है जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे हो। अब यही चीज पुट ऑप्शन में देखिए। अगर हमारा स्टॉक मार्केट में 100 रुपए का है और आपके पास उसे 110 में बेचने का राइट है तो ये राइट वैल्यूएबल है। इसलिए 110 वाला पुट ऑप्शन आईटीएम होगा, यानी कि इन द मनी। पुट ऑप्शन आईटीएम तब होता है जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर हो। सिंपल लैंग्वेज में आईटीएम ऑप्शन के अंदर पहले से ही जब कुछ रियल वैल्यू होती है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडर गारंटीड प्रॉफिट में है। ट्रेडर ने ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम भी पे किया होता है, और फाइनल प्रॉफिट तभी होगा जब ऑप्शन से मिलने वाली वैल्यू दिए गए प्रीमियम से ज्यादा हो। एट द मनी यानी एटीएम। अगर स्टॉक ऑप्शन का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपए है और ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस भी 100 के आसपास है तो ऑप्शन एट द मनी यानी एटीएम है। यहाँ स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। एटीएम ऑप्शन को इसी वक्त एक्सरसाइज करने से कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं मिलता, इसीलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 या लगभग 0 होती है। फिर भी एटीएम ऑप्शन का प्रीमियम 0 नहीं होता, क्योंकि एक्सपायरी में अभी भी समय बाकी हो सकता है और मार्केट आगे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी की वैल्यू को टाइम वैल्यू कहते हैं। एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर एक्टिव ट्रेडिंग देखने को मिलती है, लेकिन हर स्टॉक और हर एक्सपायरी में एटीएम ऑप्शंस का सबसे लिक्विड होना गारंटीड नहीं है। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ओटीएम। अब मान लीजिए 100 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपके पास 110 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको 100 रुपए का स्टॉक 110 में खरीदने का राइट देता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है तो कोई उसे 110 में क्यों खरीदेगा? इसलिए 110 कॉल ऑप्शन अभी आउट ऑफ द मनी है, यानी कि ओटीएम है। कॉल ऑप्शंस ओटीएम तब होता है जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर हो, और पुट ऑप्शंस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर स्टॉक मार्केट में 100 रुपए का है और पुट ऑप्शन आपको उसे सिर्फ 90 रुपए में बेचने का राइट देता है तो उस राइट का अभी कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है। इसलिए 90 रुपीज वाला स्ट्राइक ऑप्शन ओटीएम होगा। पुट ऑप्शन ओटीएम तब होता है जब स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के नीचे हो। ओटीएम ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। उसके प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, यानी कि एक्सपायरी से पहले मार्केट की फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करने की पॉसिबिलिटी। एक सिंपल टेबल याद रखिए, अगर मार्केट प्राइस 100 रुपए है तो कॉल ऑप्शन में अगर 90 रुपीज स्ट्राइक प्राइस है तो वो आईटीएम है, 100 रुपीज वाली स्ट्राइक एटीएम है और 110 वाली स्ट्राइक ओटीएम है। और यही पुट ऑप्शन में अगर 110 की स्ट्राइक है तो वो आईटीएम है, 100 रुपए की स्ट्राइक एटीएम है और 90 रुपीज की स्ट्राइक ओटीएम है। पुट में क्लासिफिकेशन कॉल के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर ऑप्शन प्रीमियम स्टॉक के प्राइस को एग्जैक्टली फॉलो करता तो ऑप्शन ट्रेडिंग ना बहुत ही सिंपल होती। स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया और ऑप्शन भी 10 रुपए ऊपर गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कभी स्टॉक ऊपर जाता है लेकिन ऑप्शन फिर भी बहुत ही कम बढ़ता है। कभी स्टॉक बिल्कुल नहीं हिलता फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाता है, और कभी स्टॉक सेम जगह पर ही होता है लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम अचानक बढ़ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ स्टॉक के प्राइस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर टाइम, मार्केट मूवमेंट और वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स का भी इफेक्ट डलता है। इन इफेक्ट्स को समझने के लिए ऑप्शन ट्रेडर्स ऑप्शन ग्रीक्स का यूज करते हैं। अब ये ग्रीक्स क्या होता है? ग्रीक्स को प्रीमियम कंट्रोल करने वाले 4 डायल्स की तरह समझिए। डायल 1 थीटा, टाइम का इफेक्ट। मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, अगले 3 दिन तक स्टॉक के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हुई, स्टॉक साइडवेज चलता रहा, लेकिन फिर भी आपके ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए से गिरकर 80 हो गया। स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आपको लॉस कैसे हुआ? क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम का एक हिस्सा फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जब आप ऑप्शन खरीदते हैं ना तो एक्सपायरी में कुछ टाइम बाकी होता है,
जब तक टाइम बचा है स्टॉक के फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करने की पॉसिबिलिटी भी बची होती है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये टाइम कम होते जाता है और जैसे जैसे टाइम कम होता है ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी कम होती जाती है। टाइम की वजह से प्रीमियम में होने वाली इस डेली रिडक्शन को थीटा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो थीटा ये बताता है कि एक दिन बीतने पर ऑप्शन प्रीमियम कितना कम हो सकता है जब बाकी चीजें सेम रहें। एक्सपायरी जितनी पास आती है टाइम डिके जनरली उतना ही तेज होते जाता है, स्पेशली एटीएम ऑप्शंस में। ऑप्शन बायर के लिए टाइम एक कॉस्ट है, ऑप्शन सेलर के लिए टाइम डिके जनरली फेवरेबल होता है क्योंकि प्रीमियम कम होने से उसकी पोजीशन को बेनिफिट मिलता है, लेकिन सेलर का जो प्रॉफिट है ना ये गारंटीड नहीं होता। अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया तो उसका लॉस टाइम डिके से मिलने वाले बेनिफिट से काफी ज्यादा हो सकता है। आते हैं डायल 2 पे, डेल्टा, स्टॉक के मूवमेंट का इफेक्ट। अब मान लीजिए स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया, आप सोच सकते हैं कि कॉल ऑप्शन भी 10 रुपए ऊपर जाएगा, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ 4 रुपए बढ़ा। ऐसा डेल्टा की वजह से हुआ। डेल्टा बताता है कि अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपए का मूवमेंट होने पर ऑप्शन प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली कितना मूव कर सकता है। अगर किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.4 है तो स्टॉक के 1 रुपए ऊपर जाने पर प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 0.4 यानी कि 40 पैसे बढ़ सकता है। स्टॉक 10 रुपए गया तो प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 4 रुपए बढ़ सकता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा जनरली 0 से 1 के बीच होता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा जनरली 0 से -1 के बीच होता है क्योंकि स्टॉक के ऊपर जाने पर पुट ऑप्शन का प्रीमियम यूजुअली गिरता है। डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन का डेल्टा 1 के करीब हो सकता है, इसलिए वो स्टॉक के मूवमेंट को क्लोजली फॉलो करता है। नाउ जो डीप ओटीएम कॉल ऑप्शंस हैं उनका डेल्टा 0 के करीब हो सकता है, इसलिए स्टॉक में छोटा मूवमेंट होने पर भी उसके प्रीमियम में बहुत कम चेंज होता है। ट्रेडर्स डेल्टा को कभी-कभी ऑप्शंस के आईटीएम एक्सपायर होने की रफ प्रोबेबिलिटी के रूप में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल 0.05 डेल्टा का ऑप्शन ये भी बताता है कि इस ऑप्शन की 5% प्रोबेबिलिटी है आईटीएम एक्सपायर होने की, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है और मार्केट कंडीशंस के साथ बहुत कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। बहुत लोग लो डेल्टा ओटीएम ऑप्शन सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनका प्रीमियम 5 रुपए या 10 रुपए दिख रहा होता है, लेकिन लो प्राइस का मतलब अच्छी डील नहीं होता। कई बार ऑप्शन सस्ता इसलिए होता है क्योंकि मार्केट को उसके प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही होती है। नाउ कमिंग टू डायल 3, वेगा, मार्केट के डर का इफेक्ट। मान लीजिए किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगले हफ्ते आने वाले हैं। स्टॉक का प्राइस आज बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उसके ऑप्शन के प्रीमियम सडनली इंक्रीज हो गए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट को यह लग रहा है कि रिजल्ट्स के बाद उस स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। मार्केट फ्यूचर में कितनी बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है उसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी या आईवी कहते हैं, और आईवी में चेंज होने से ऑप्शन प्रीमियम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा उसे वेगा मेजर करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वेगा बताता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ने या घटने से ऑप्शन प्रीमियम कितना बदल सकता है। इसे छतरी के एग्जांपल से समझिए। बारिश अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वेदर फोरकास्ट में स्टॉर्म दिख रहा है। लोग छतरी खरीदने लगते हैं, डिमांड बढ़ती है और छतरी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं। ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है। इवेंट से पहले अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, इसलिए आईवी और प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अनाउंस होते ही अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, आईवी सडनली गिर सकती है। इसे आईवी क्रश कहते हैं। नो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रैप है। आपने प्रिडिक्ट किया कि रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आया और स्टॉक 3% ऊपर भी गया, फिर भी आपके कॉल ऑप्शन में लॉस हो सकता है क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट उतना बड़ा नहीं था जितना ऑप्शन प्रीमियम में पहले से एक्सपेक्टेड था। रिजल्ट के बाद आईवी कोलैप्स हुई और प्रीमियम का अनसर्टेनिटी वाला हिस्सा खत्म हो गया। मतलब आप डायरेक्शन के बारे में सही थे, लेकिन एक्सपेक्टेड मूवमेंट और प्रीमियम के बारे में गलत थे। नाउ अब बात करते हैं डायल 4 की, गामा, डेल्टा कितनी तेजी से बदलता है। अब हमने समझा कि डेल्टा बताता है कि ऑप्शन प्रीमियम स्टॉक की मूवमेंट पर कितना रिएक्ट करेगा, लेकिन डेल्टा फिक्स नहीं रहता। स्टॉक का प्राइस बदलता है तो ऑप्शन का डेल्टा भी बदलता है, और डेल्टा में होने वाले इस चेंज को गामा मेजर करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो गामा बताता है कि स्टॉक के 1 रुपए मूव करने पर ऑप्शन का डेल्टा कितना बदलेगा। मान लीजिए किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.4 है, स्टॉक ऊपर गया और डेल्टा बढ़कर 0.5 हो गया, स्टॉक और ऊपर गया और डेल्टा 0.65 हो गया। मतलब जैसे जैसे मार्केट फेवरेबल डायरेक्शन में जा रहा है, ऑप्शन प्रीमियम स्टॉक के मूवमेंट पर और एग्रेसिवली रिएक्ट करने लगता है। एक्सपायरी के पास स्पेशली एटीएम ऑप्शंस में गामा का इफेक्ट काफी स्ट्रांग होता है। इसी वजह से एक्सपायरी के दिन ऑप्शन प्रीमियम्स कुछ ही मिनट्स में बहुत तेजी से ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ऑप्शन कभी 10 रुपए से 30 हो सकता है और 30 से वापस 5 रुपए। ये सिर्फ मार्केट का रैंडम बिहेवियर नहीं होता, हाई गामा की वजह से डेल्टा बहुत रैपिडली चेंज कर रहा होता है। ये 4 ग्रीक्स को सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। थीटा, टाइम बीतने पर प्रीमियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेल्टा, स्टॉक मूव करेगा तो प्रीमियम कितना मूव करेगा। वेगा, मार्केट की अनसर्टेनिटी बदलेगी तो प्रीमियम कितना बदलेगा। और गामा, स्टॉक मूव होने पर डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। स्टॉक ट्रेडिंग में आपका मेन क्वेश्चन होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको 3 सवालों का आंसर देना होता है। डायरेक्शन क्या होगी, मूवमेंट कब तक होगी, और मार्केट कितने बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड कर चुका है।
आप डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट करके भी ऑप्शंस में पैसा लूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। डायरेक्शन के साथ साथ टाइमिंग, स्पीड और वॉलेटिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या ऑप्शंस सिर्फ स्पेक्यूलेशंस के लिए हैं? नहीं, ऑप्शंस एक फाइनेंशियल टूल हैं। आप उन्हें रिस्क कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और रिस्की बेट्स लेने के लिए भी। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाकू से खाना भी बन सकता है और किसी को चोट भी लग सकती है। प्रॉब्लम टूल में नहीं, उसके यूज में है। रीजन 1, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शंस का एक इंपॉर्टेंट यूज है हेजिंग, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट फॉल से प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी की 1 लाख के शेयर्स हैं। आपको कंपनी पर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप शेयर्स बेचना नहीं चाहते, लेकिन आपको डर भी है कि अगले महीने मार्केट गिर सकता है। ऐसे में आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। पुट ऑप्शन मार्केट गिरने पर वैल्यूएबल होता है, इसीलिए अगर शेयर्स की वैल्यू नीचे जा रही होती है तो पुट ऑप्शन से मिलने वाला प्रॉफिट पोर्टफोलियो के कुछ लॉस को कवर कर सकता है। इसे प्रोटेक्टिव पुट कहते हैं और इसे आप घर के इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हो। आप इंश्योरेंस इसीलिए नहीं लेते कि घर में आग लग जाए, आप इंश्योरेंस इसीलिए लेते हो ताकि अगर कुछ गलत हो तो पूरा फाइनेंशियल डैमेज अकेले ना उठाना पड़े। पुट ऑप्शन का प्रीमियम उस प्रोटेक्शन की कॉस्ट है। सेबी के मुताबिक डेरिवेटिव्स का प्राइमरी यूज पोजीशंस को हेज करना और एडवर्स प्राइस मूवमेंट्स का रिस्क कम करना है, लेकिन स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करने पर भी वही इंस्ट्रूमेंट्स लॉसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। रीजन 2, बायर का मैक्सिमम लॉस पहले से पता होता है। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस जनरली वही प्रीमियम होता है जो उसने ऑप्शन खरीदते वक्त पे किया है। मान लीजिए आपने 5,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा। अगर आपकी प्रेडिक्शन कंप्लीटली गलत हो जाती है और ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस 5,000 का होगा। आप 10,000, 20,000 या 1 लाख लूज नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आपने सिर्फ ऑप्शन बाय किया है और कोई एडिशनल लेवरेज पोजीशन नहीं ली। इसे डिफाइंड रिस्क कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग सेफ है। आपका लॉस लिमिटेड जरूर है, लेकिन आप प्रीमियम का 100% बहुत जल्दी लूज कर सकते हैं। एक्सपायरी, थीटा और वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन वर्थलेस भी हो सकता है। फ्यूचर्स में इनिशियल मार्जिन छोटा दिख सकता है, लेकिन लेवरेज के कारण इनिशियल मार्जिन से लॉसेस कहीं बड़े हो सकते हैं। यूजुअली ऑप्शन बायर का रिस्क प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, जबकि फ्यूचर्स में लेवरेज सब्सटैंशियल लॉसेस क्रिएट कर सकता है। तो डिफरेंस समझिए, लिमिटेड लॉस का मतलब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस नहीं होता। आपको पहले से पता है कि मैक्सिमम कितना लूज होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो लॉस होने का चांस कम है। रीजन 3, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से प्रीमियम कलेक्ट करना। ऑप्शंस में सिर्फ बायर नहीं, सेलर्स या राइटर्स भी होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज के साथ कवर्ड कॉल जैसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर्स हैं। आपको लगता है कि अगले 1 महीने स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे में आप उन शेयर्स के अगेंस्ट कॉल ऑप्शन सेल करके प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहता है तो ऑप्शन 0 एक्सपायर हो सकता है और प्रीमियम सेलर के पास रह सकता है, लेकिन ये फ्री इनकम नहीं है। अगर स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो सेलर को अपने शेयर स्ट्राइक प्राइस पर देने पड़ सकते हैं, मतलब उसका एडिशनल अपसाइड लिमिटेड हो जाएगा। और अगर स्टॉक क्रैश कर गया तो कलेक्टेड प्रीमियम स्टॉक में होने वाले बड़े लॉस को कवर नहीं करेगा। इसी तरह कैश सिक्योर्ड पुट में सेलर पुट ऑप्शन सेल करता है और शेयर्स खरीदने के लिए रिक्वायर्ड कैश साइड में रखता है। अगर स्टॉक स्ट्राइक प्राइस के नीचे चला गया तो सेलर को शेयर स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने पड़ सकते हैं, इवन व्हेन मार्केट प्राइस उससे काफी नीचे हो। इसीलिए इन्हें स्टेडी इनकम कहना मिसलीडिंग है। कमिंग टू रीजन 4, मार्केट को लिक्विडिटी और इंफॉर्मेशन देना। ऑप्शन सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के कॉल और पुट खरीदने से नहीं चलता। इसमें इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस, हेजर्स और आर्बिट्राजर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हेजर्स रिस्क ट्रांसफर करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स मार्केट डायरेक्शन पर व्यू लेते हैं और आर्बिट्राजर्स अलग मार्केट्स के प्राइस डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट मेकर्स कंटिन्यूअसली बाय और सेल प्राइसेस प्रोवाइड करके लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स रिलेटिवली इजीली पोजीशंस एंटर और एग्जिट कर सकें। डेरिवेटिव प्राइसेस ये भी शो करती हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स फ्यूचर मूवमेंट, रिस्क और वॉलेटिलिटी को कैसे प्राइस कर रहे हैं। ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी इंप्रूव कर सकती है और प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती है। सेबी डेरिवेटिव्स पार्टिसिपेंट्स को हेजर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और आर्बिट्राजर्स में डिवाइड करता है, लेकिन लिक्विडिटी हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इक्वल नहीं होती। पॉपुलर इंडाइसेस और नियर द मनी स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है, जबकि दूर की स्ट्राइक्स या लेस ट्रेडेड स्टॉक्स में बायर सेलर मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। प्रॉब्लम्स विद ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शंस यूजफुल हैं हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज के लिए, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस डेंजरस क्यों बन जाते हैं? इसके 5 बड़े रीजंस हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, आप एक साथ 3 प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। स्टॉक इन्वेस्टर को मेनली एक प्रेडिक्शन सही करनी होती है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ऑप्शन बायर को 3 चीजें सही प्रेडिक्ट करनी होती हैं। पहला, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा, कितना बड़ा मूवमेंट होगा। और तीसरा, वो मूवमेंट एक्सपायरी से पहले होगा या नहीं। मान लीजिए आपने करेक्टली प्रेडिक्ट किया कि स्टॉक ऊपर जाएगा,
स्टॉक ऊपर गया भी लेकिन मूवमेंट बहुत छोटा था, या स्टॉक आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गया लेकिन ऑप्शन एक्सपायर होने के बाद। दोनों केसेस में आप प्रेडिक्शन सही होने के बाद भी लॉस कर सकते हैं। और वेगा वाला ट्रैप याद रखिए, आप कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में सही हो सकते हैं, स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट उससे भी बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन पहले ही प्रीमियम में इंक्लूड कर चुका था तो आईवी क्रश की वजह से आपका कॉल ऑप्शन फिर भी गिर सकता है। मतलब ऑप्शंस में सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना इनफ नहीं है, आपको डायरेक्शन, मूवमेंट और डेडलाइन ये तीनों सही करने हैं। प्रॉब्लम 2, घड़ी आपके अगेंस्ट चलती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उसे महीनों या सालों तक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक को आपकी प्रेडिक्शन सही प्रूव करने के लिए फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं मिलती है, लेकिन ऑप्शंस की एक्सपायरी पहले से ही डिसाइडेड होती है। हर गुजरते दिन के साथ ऑप्शन के पास फेवरेबल मूवमेंट के लिए टाइम कम बचता है, इसी वजह से उसकी टाइम वैल्यू ग्रेजुअली कम हो सकती है। इस इफेक्ट को थीटा कहते हैं। ऑप्शन बायर को सिर्फ सही नहीं होना, उसे टाइम पर सही होना पड़ता है। मान लीजिए आपको लगता है कि स्टॉक 100 से 120 जाएगा, स्टॉक सच में 120 गया लेकिन ऑप्शन एक्सपायर होने के एक हफ्ते बाद। आपकी मार्केट प्रेडिक्शन सही थी लेकिन आपका ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो चुका है। मार्केट को आपकी एक्सपायरी डेट या डेडलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलर को टाइम डिले का बेनिफिट मिल सकता है लेकिन ये गारंटीड प्रॉफिट नहीं है। मार्केट में बड़ा मूवमेंट या वॉलेटिलिटी स्पाइक सेलर का थीटा बेनिफिट से काफी बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं प्रॉब्लम 3 की। चार्जेस के बाद गेम और मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं। एक्सपायरी पर जो अमाउंट एक साइड को मिलता है ब्रॉडली दूसरी साइड की लायबिलिटी से आता है। इस सेंस में डेरिवेटिव्स को ट्रांजैक्शन कॉस्ट से पहले ब्रॉडली जीरो सम कहा जाता है, लेकिन ट्रेडिंग फ्री नहीं है। हर बार पोजीशन एंटर और एग्जिट करने पर ब्रोकरेज, एक्सचेंज, टैक्सेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और दूसरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग सकते हैं। मतलब बायर और सेलर के बीच पैसा ट्रांसफर होने के साथ कुछ पैसा मार्केट के बाहर चार्जेस की फॉर्म में चला जाता है। इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद ट्रेडर्स का कंबाइंड आउटकम नेगेटिव हो सकता है। आप जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, चार्जेस और स्लिपेज उतना आपके रिटर्न्स को डैमेज करेंगे। अब आपको प्रॉब्लम 4 के बारे में बताऊं तो आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस मार्केट में सामने सिर्फ कोई दूसरा रिटेल ट्रेडर नहीं बैठा होता। इस मार्केट में इंस्टीट्यूशंस, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क, मार्केट मेकर्स, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और हेजर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड टीम्स, फास्ट सिस्टम्स, हिस्टोरिकल डेटा, मैथमेटिकल प्राइसिंग मॉडल्स और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। और बात करें रिटेल ट्रेडर की, 5 रुपए का ऑप्शन सस्ता देखकर बाय करता है और सोचता है कि प्राइस 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा जीतेंगे या रिटेल हमेशा हारेगा। इंस्टीट्यूशंस को भी लॉस हो सकता है, लेकिन प्रेपरेशन, टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में रिटेल ट्रेडर अक्सर वीकर पोजीशन से स्टार्ट करता है। नाउ ये कहना भी गलत होगा कि रिटेल सिर्फ ऑप्शन खरीदता है और इंस्टीट्यूशन सिर्फ सेल करता है। दोनों साइड्स पर अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए यूजुअली ऑप्शन बाइंग से ज्यादा मार्जिन और रिस्क कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि सेलर को बायर से एग्जैक्टली 10x कैपिटल चाहिए। रिक्वायर्ड मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रैटेजी, वॉलेटिलिटी, ब्रोकर और एक्सचेंज रूल्स के अकॉर्डिंग बदलता है। रियल प्रॉब्लम कैपिटल का एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। रियल प्रॉब्लम है कि प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स रिस्क को नंबर्स के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर अक्सर होप के थ्रू ट्रेड कर रहा होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम नंबर 5, लॉस रिकवर करने का नशा। और इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जहां आप अपनी पोजीशन साइज डबल कर देते हैं। दूसरी ट्रेड भी लॉस में गई तो फिर और कैपिटल लगाते हैं। अब आप एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में इमोशन में ट्रेड कर रहे हैं। इस साइकिल में 4000 का मैनेजेबल लॉस कुछ ट्रेड्स के अंदर 40,000 बन सकता है। ऑप्शन प्रीमियम छोटा दिखने की वजह से पोजीशन साइज कंट्रोल के बाहर निकलना और आसान हो जाता है। 10 रुपए का ऑप्शन भी सस्ता लगने लगता है, लेकिन जब एक लॉट में हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स हो और ट्रेडर मल्टीपल लॉट्स खरीद ले तो छोटा प्रीमियम भी बड़ा एक्सपोजर क्रिएट कर देता है। पूरा साइकिल समझिए, ट्रेडर को ऑप्शन सस्ता दिखता है, वो बिना प्रॉपर प्लानिंग के बाय करता है। डायरेक्शन सही हो सकती है लेकिन टाइमिंग या मूवमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शंस का थीटा और आईवी प्रीमियम को डैमेज करते हैं, ट्रेड लॉस में जाती है। ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करने के बदले पोजीशन साइजिंग और बढ़ा देता है और फिर एक और लॉस होता है। और यही साइकिल जो है ना, ये रिपीट होती रहती है। ऑप्शंस मार्केट में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि प्रेडिक्शन डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि लेवरेज, एक्सपायरी और ह्यूमन इमोशंस एक साथ काम करते हैं। ऑप्शन बायर को मार्केट से पहले अपना रिस्क कंट्रोल करना पड़ता है, वरना लिमिटेड लॉस कॉन्ट्रैक्ट भी रिपीटेड ट्रेड्स के थ्रू अनलिमिटेड डैमेज जैसा रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले ना थेल्स की स्टोरी पर एक बार वापस चलते हैं। सबको उसका प्रॉफिट याद रहता है, लेकिन उसने प्रॉफिट कैसे बनाया ये लोग भूल जाते हैं। थेल्स के पास कोई रैंडम प्रेडिक्शन नहीं थी,
उसने वेदर और हार्वेस्ट को स्टडी किया था। उसके पास एक रियल रीजन था बिलीव करने का कि ऑलिव प्रोडक्शन ज्यादा होगी। उसने अपनी सारी सेविंग्स रिस्क नहीं की थी, उसने सिर्फ छोटे डिपॉजिट दिए। अगर प्रेडिक्शन गलत होती तो उसका लॉस पहले से लिमिटेड और क्लियर था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं किया था। उसने एक इनसाइट को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। लगभग 2400 साल बाद भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आइडिया वही है। राइट खरीदना है, ऑब्लिगेशन नहीं। लेकिन आज डिफरेंस हमारे बिहेवियर में है। हम रिसर्च से ज्यादा एक्साइटमेंट देखते हैं और रिस्क से ज्यादा पॉसिबल प्रॉफिट देखते हैं। इसीलिए अपना अगला ऑप्शन ट्रेड लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, इस ट्रेड में असली कैलकुलेशन कौन कर रहा है, मैं या मेरे सामने वाला। और अगर आपने ऑप्शंस ट्रेड किए हैं तो कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपने सबसे महंगा लेसन किस चीज से सीखा है, थीटा, डेल्टा, वेगा, पोजीशन साइजिंग या कुछ और। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.